Hello everyone, how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. Welcome to today's session जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिविक्स क्लास 9 है ना. फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं. अब मैंने ऑलरेडी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लिया है. चैनल पे अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो. आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिविक्स. सो क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. वीडियो को थम्स अप दे देना अगर ऐसे सेशंस आपको अच्छे लगते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. चैनल पे कल मैंने एक और सेशन डाला था, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन 20 मिनट्स. गाइस ट्रस्ट मी, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, बहुत कंफ्यूजिंग भी है. तो अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन देख लिया ना तो आपको काफी चैप्टर समझ आ जाएगा. ठीक है. योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस. वाह. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. दो तरीके के लोकतंत्र होते हैं. एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां लोग आपस में बैठ के ही डिसीजन लेते हैं. एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां पर इलेक्शंस होते हैं, हम अपने लीडर्स चुनते हैं और वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. राइट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. व्हाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न मॉडर्न गवर्नमेंट. तो आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड द लीडर्स मेक डिसीजंस फॉर द पीपल. मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल. उसके दो मेन रीजन है. पहला, क्योंकि हमारे देश बहुत बड़े हो गए हैं, पीपल आर वेरी डाइवर्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स. ये ऑपरेशनली पॉसिबल नहीं है. दूसरा, नॉट एवरीवन माइट हैव द डिजायर और द स्किल टू टेक डिसीजंस फॉर द कंट्री. सब में पॉलिटिकल विल भी नहीं होती है. राइट. दूसरा, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी अनडेमोक्रेटिक. जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. तो वो सरकार जो लोगों ने चुनी है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. इसको आप जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दोगे कि जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉपुलर लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, लेकिन आफ्टर बीइंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ही टुक मेनी स्टेप्स दैट वर अनडेमोक्रेटिक. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बार बार इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस यूटिलाइज किए. उन्होंने चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बढ़ गई और उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी कम कर दी. ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हैरिस किया गया और उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट कर दिया जाता था. मीडिया एंड प्रेस वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रेशराइज द जजेस टू मेक जजमेंट इन देयर फेवर एंड काफी सारे लॉज बनाए गए टू लिमिट द क्रिटिसिज्म टू द प्रेसिडेंट. मतलब सेंसरशिप लॉज लाए गए. ऑल ऑफ दिस शोज कि जस्ट बिकॉज आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो डजंट मीन आप डेमोक्रेसी हो, डजंट मीन आप डेमोक्रेटिक लीडर हो, बिकॉज आपके प्रैक्टिसेस शुड बी इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Why Pakistan under General Pervez Musharraf cannot be called a democracy? Give 5 reasons. अब देखो यार, हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं. पहला, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए. दूसरा, जो इलेक्शंस में जीते, जो लीडर जीते, उसको डिसीजंस लेने चाहिए फॉर द कंट्री, है ना. दे शुड हैव द पावर टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री. तो हम देखते हैं पीपल इन पाकिस्तान ने इलेक्ट किया है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में लीडर्स को, बट दे डोंट टेक द डिसीजंस फॉर द कंट्री. द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वेस्टेड है इन जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिशियल्स. राइट. तो इलेक्शन के बाद भी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड लोगों के हाथ में नहीं है. रियल पावर इज नॉट इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ये पीपल्स रूल नहीं है. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. ठीक है. इसमें आप थोड़ा और डिटेल लिख सकते हो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम किया था, बट लोग बोलते हैं दैट इट वाज अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस वर यूटिलाइज्ड. फिर उन्होंने थ्रू क्या था, व्हाट वाज दैट कॉल्ड, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया. ठीक है. लेट मी नो होमवर्क क्वेश्चन. ऑलराइट. What are the shortcomings do you see in the democratic system of India? जल्दी से इसका आंसर बता दो. इंडिया की डेमोक्रेसी में अभी भी काफ़ी शॉर्टकमिंग्स है. पहला, इन एनी डेमोक्रेसी लीडर्स चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड दिस लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अभी भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है बिकॉज डेमोक्रेसी में लीडर्स वांट टू विन यूजिंग शॉर्टकट्स. तो मनी, मसल पावर का यूज़ किया जाता है.
पॉलिटिकल कंपटीशन के वजह से देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल, तो कभी कभी वो बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं. ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम. इन एनी डेमोक्रेसी इलिटरेट पीपल ज्यादा वोट करते हैं, हु माइट नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर देम. लिटरेट पीपल को भी क्या ही पता, राइट. अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. Why was the making of the Indian Constitution not an easy affair? आप कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1946 में बैठी थी एंड बाय या फिर दिसंबर 1946 में एंड बाय नवंबर 1949 आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी गई थी. बट इट वाज नॉट एन ईजी अफेयर बिकॉज इंडिया वाज गोइंग थ्रू मेनी चैलेंजेस एट द टाइम. तो पहला है ऑफ कोर्स पार्टीशन के वजह से रिलीजियस हेट बढ़ गई थी, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी हो रहा था. दूसरा पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. दूसरा प्रॉब्लम इज प्रिंसली स्टेट्स कि ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट अस विद अ कंट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु हैड टू डिसाइड वेदर दे हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. तो व्हाइल वी आर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अपनी खुद की टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं पता थी, है ना. हमारा फ्यूचर इनसिक्योर था. तीसरा पॉइंट आप ये भी लग सकते हो कि एज अ कंट्री हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन थी लार्जली अनएजुकेटेड, इलिटरेट पॉपुलेशन थी, गरीबी की पॉपुलेशन थी, जहाँ पर हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इतनी डाइवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था दैट सेटिस्फाइज ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट. क्वेश्चन 6, Which values are embedded in the preamble of the Indian Constitution? तो यहाँ sovereign, socialist, secular, democratic. Sovereign मतलब यार sovereign country. People have the right to make decisions on internal as well as external matters. कोई और government of India को dictate नहीं कर सकता. Socialist मतलब हमारा देश एक socialist country है where government has to spend money to ensure कि socio-economic inequality ना हो. Secular मतलब our country is a secular country. We have no official religion. हमारे यहाँ all religion को इक्वल माना जाता है. एंड डेमोक्रेटिक बिकॉज हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, एवरी पर्सन इज ट्रीटेड विद इक्वल वैल्यू. Why should we accept the constitution which was made more than 70 years ago? ऐसा क्यों है कि हम एक्सेप्ट करें? टी शर्ट तो हम हर एक साल में चेंज कर देते हैं, फ़ोन हम हर 2 साल में बदलते हैं, गाड़ी हर 4 साल में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही क्यों? हर 70 साल में हमने अभी तक क्यों नहीं बदला? तो आप कह सकते हो कि टुडे वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेड 70 years ago बिकॉज पहला दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड थ्रू कंसेंसस, है ना. प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन और डेलिब्रेशन जो रिकॉर्डेड हुए थे, उसके बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया एंड दैट मेक्स अस पुट फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स वर वोटेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो एक तरीके से इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री. क्वाइट रिप्रेजेंटेशन था, डिफरेंट जोग्राफिकल रिलीजन्स, लैंग्वेज, रीजन्स का कोई सोशल ग्रुप नहीं था दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कंसेंशुअल मैनर था, इट वाज प्रॉपरली डिबेटेड एंड 3 years में इसको बनाया गया था. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. एक्सप्लेन. तो आप कहोगे सही बात है, इट इज़ रिजिड बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इन राज्यसभा लोकसभा एंड ऑल्सो रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी एंड इट हैज़ टू बी पास्ड by the मतलब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ऑल्सो इट इज़ फ्लेक्सिबल क्योंकि आप इसको चेंज तो कर सकते हो लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते. Alright, now guys, before we move on to the next part, Drona batch के admissions for class 9 are still open. This is a revision batch जिसमें बैठा के आपको proper chapter wise revision कराया जाता है, quiz questions कराए जाते हैं, questions दिए जाते हैं. So trust me, this will really help you अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. इसका डिटेल्स आपको 2500 में पूरा कोर्स मिल जाएगा. You just have to put in the code SUG Pro for a 50% off, है ना. तो इसका डिटेल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा. चलो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पहला है, हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज वी हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज एन इलेक्शन कमीशन दैट इंश्योर्स कि हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मीन्स नहीं यूज कर रहा हो टू डू एन इलेक्शन.
राइट. सेकेंड इज ऑफ कोर्स पॉपुलर पार्टिसिपेशन. अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दे आर नॉट चेलास ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखा गया है इलेक्शन में, स्पेशली गरीब लोगों का, SC ST का. दैट शोज हमारे यहाँ इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं एंड पीपल हैव द ट्रस्ट इन द वोट दैट दे पुट. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्टोरल आउटकम. देखो यार, आप मेरे पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप अपने भाई बहन के साथ कोई गेम खेलते हो और आपका भाई चीटिंग करता है और वो जीत जाता है तो आप मानते हो? कहोगे नहीं, मैं तो नहीं मान रहा, तूने चीट किया. बट यहाँ पर हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं और इलेक्टोरल आउटकम को हम एक्सेप्ट करते हैं, ऑपोजिशन पार्टी जो हार जाती है वो भी एक्सेप्ट करती है. दिस शोज कि इलेक्शन हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर है. ठीक है. Mention a few successful slogans that were used by different political parties during election campaign. तो पहला है गरीबी हटाओ और रिमूव पॉवर्टी, जो 1971 में इंदिरा गांधी ने यूज़ किया था. सेव डेमोक्रेसी बाय जनता पार्टी 1977. ये इसलिए किया गया था क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट किया था. Land to the tiller was used by the left in West Bengal. Protect the self-respect of the Telugus was used by the Telugu Desam Party of Andhra Pradesh. What are the merits and demerits of electoral competition? Merits और demerits क्या है electoral competition के? तो merits आप कह सकते हो कि people, देखो यार, पहले डीमेरिट्स पे चलते हैं कि इलेक्टोरल कंपटीशन यूजुअली सोसाइटी को अलग अलग फैक्शंस में डिवाइड कर देता है और डिसयूनिटी लाता है. पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शंस जीतने के लिए एलिगेशंस लगाते हैं कभी कभी आपस एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए. बट डिस्पाइट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चोज पॉलिटिकल कंपटीशन जो इलेक्शंस में होता है एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि फॉर मतलब इफ देर इज पोलिटिकल कॉम्पिटिशन देन इट विल क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर पोलिटिकल लीडर्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना. अगर उनके पास उनका डिजायर है टू फॉरवर्ड देयर पोलिटिकल करियर्स देन दे वुड वांट टू रिमेन इन पावर, राइट. दे कैन कम्पीट विद अदर पोलिटिकल पार्टीज. मतलब एक होता है ना, दे विल वांट टू वर्क फॉर द पीपल, क्योंकि उन्हें वापस से इलेक्शन जीतना है, वापस से पावर में आना है. एक्सप्लेन एनी 5 कंडीशंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इजी. पहला, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मल्टीपल चॉइसेस होने चाहिए, प्रॉपर चॉइस टू द वोटर, चॉइस एट रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होने चाहिए, एवरीवन शुड हैव अ चांस ऑफ विनिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लोग खड़े हैं बट एक ही पार्टी जीतेगी, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. ठीक है. Alright, let's move on to working of institutions. As I told you, उसका 20-minute वीडियो चैनल पे है, देख लेना, बहुत अच्छा है. The लोक सभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. लोकसभा जो लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, इट इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा क्योंकि इट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल. 3 तरीकों से हम कह सकते हैं इट इज मोर पावरफुल. पहला, लॉ कैसे बनता है? फॉर अ बिल टू बी मेड इनटू अ लॉ इट हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. हाउएवर इफ राज्यसभा रिजेक्ट्स द लॉ तो जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है. नाउ बिकॉज लोकसभा हैज 554 या 550 या 552, देख लेना कितने मेंबर्स, तो इट इज ऑब्वियस दैट इन अ जॉइंट सिटिंग जो डिसीजन लोकसभा बनाती है दैट इज द डिसीजन ऑफ बोथ द हाउसेज, क्योंकि राज्यसभा में 250 मेंबर्स है. तो उस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लोकसभा इज मोर पावरफुल. ठीक है. तो वो लॉ कैसे बनता है? दूसरा है मनी मैटर्स, कि बजट, कोई भी मनी जो है गवर्नमेंट तभी खर्च कर सकता है व्हेन द बजट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड जो भी मनी मैटर इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, एंड द राज्यसभा हैज टू पास एनी मनी बिल. इट कैन गिव सजेशंस एंड कंसिडरेशंस, लेकिन वंस द लोकसभा passes it again it has to pass the bill, it becomes a law. तीसरा है नो कॉन्फिडेंस वोट. नो कॉन्फिडेंस वोट इन द गवर्नमेंट सिर्फ लोकसभा ला सकता है, एंड दिस इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट इज पास्ड इन द लोकसभा दैट मीन्स द गवर्नमेंट फॉल्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. तो ये तीनों आपको पॉइंट्स लिखने हैं.
एनालाइज द रिएक्शन ऑफ पीपल आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन। तो पहले आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मंडल कमीशन क्या था। इट गेव 28% ऑफ रिजर्वेशन टू SEBC, है ना। एंड देन यू विल टॉक अबाउट कि सम पीपल फेल्ट कि देखो ये फेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कम्युनिटीज जो कभी आज तक रिप्रेजेंट नहीं हुए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, दे विल गेट अ चांस। सम फेल्ट हाउएवर it will deny them equality of opportunity because accident of birth should not be the basis for reservation. तो दोनों पॉइंट्स आप लिख लो। हाउ कैन यू से दैट जुडिशरी इन इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल? तो इसमें आपको जुडिशरी के पावर्स लिखने हैं। पहला, इट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इट एक्ट्स एज अ आर्बिट्रेटर। अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, स्टेट्स एंड स्टेट, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, तो जुडिशरी एक्ट्स एज अ डिस्प्यूट, इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स। फिर आप बोल सकते हो कि जुडिशरी इंश्योर करता है कि सेंटर कोई मतलब कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा काम ना करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अगर आज पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक इट डाउन। एंड पांचवा, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आज अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली अपील टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हेल्प करता है। तो आपके 5 पॉइंट्स हो गए। डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो क्या लिखोगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है जो एक लंबे टर्म के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर अ शॉर्ट टर्म। एग्जांपल लिखो, सिविल सर्वेंट्स, IAS IPS ऑफिसर्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 साल के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते बाय पीपल, दे कम थ्रू अ मेरिटोरियस एग्जामिनेशन। पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव लेस पावरफुल होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें लोग चुनते हैं। तो लोगों ने चुना है तो उनको ज्यादा पावर दे दी गई है। ठीक है? Alright, let's move on to the final chapter, democratic rights। ये चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैनल पे है, बट इसका 15-20 मिनट वीडियो भी आने वाला है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको यहाँ थोड़ा याद करना होगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार ऑफ एनी फॉर्म। बेगार क्या होता है? इट इज अ प्रैक्टिस जहाँ पर आपको सर्विस देनी होती है एंड यू आर नॉट गिवन रेन्यूमरेशन। The Constitution prohibits child labor, that is below the age of 14। आप किसी hazardous work में आपको नहीं रखा जाता। Explain the position of citizens of Saudi Arabia with respect to government। Saudi Arabia एक monarchical government है जहाँ लोगों के पास कोई rights नहीं है, democratic rights नहीं है। People cannot choose their leaders, they do not have the right to form their political organization। It is an Islamic country, तो वहाँ बाकी religion के लोग जो है अपना festival openly celebrate नहीं कर सकते, उन्हें घर पे करना पड़ता है। The right to freedom is actually a cluster of several rights। तो आपको यहाँ लिखना है right to freedom of to practice any profession or occupation, right to free movement, right to assemble peacefully, right to speech and expression, right to form unions। ठीक है? Why do we need rights in a democracy? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हमें राइट्स जो क्यों चाहिए। तो आप कहोगे हमें राइट्स इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि राइट्स आर द गोल्ड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी कैन जज आर लिविंग कंडीशंस, है ना। राइट्स ऐसे चीज़ होती है जो मॉरल भी होती है और लीगल होती है। एनी क्लेम टू बिकम अ राइट इट हैज़ टू बी मॉरली, लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेबल। तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। राइट्स जो है प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑप्रेशर ऑफ द मेजॉरिटी। इट एंश्योर्स कि अगर मेजॉरिटी कुछ गलत करे देन माइनॉरिटी कैन फाइट फॉर देयर राइट्स। इफ थिंग्स मे गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजंस में टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर्स, तो राइट्स होने की बहुत ज़रूरत है। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट्स। राइट्स एंश्योर्स कि हमारे यहाँ हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस है दैट हेल्प्स अस लिव अ डिसेंट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। इट प्रोटेक्ट्स अस ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर वो कोई ऐसा लॉ पास कर रही है दैट गोज अगेंस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट आर राइट्स, तो गवर्नमेंट से भी हमें प्रोटेक्ट करती है।
ठीक है, so that is it guys. These were the 20 very important questions from all the chapters of civics. अगला है economics. Make sure that you come for that session. As usual, PDF आपको Telegram channel पे मिलेगा. You can talk to me on Insta. Do not forget to give a thumbs up to this video. Share this video with your friends. Subscribe to the channel. See you in the next class.